हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और माय डी पे एक बार पुनः आप सभी के यूट्यूब चैनल सन्स क्लासेस पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कहते हैं ना कि यकीन कर तू बदल सकता है अपनी किस्मत की लकीरों को। यकीन कर तू बदल सकता है अपनी किस्मत की लकीरों को, क्योंकि लिखने वाले खुद ही लिखते हैं आजकल अपनी तकदीरों को। आइए हम लोग डिस्कस करें रहे थे क्लास 10th का जो सेकंड चैप्टर चल रहा था, एसिड बेसिस एंड साल्ट। अगर हम पिछले वीडियोज की बात करें तो पिछले वीडियोज में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अम्लों का वर्गीकरण। तो अम्लों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था, 2 भागों में। पहला क्या हम लोग पढ़े थे, कार्बनिक अम्ल। दूसरा हम लोग क्या पढ़े थे, खनिज अम्ल। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, अम्लों के गुणधर्म के बारे में। किसके बारे में, अम्लों के गुण धर्म के बारे में। अगर हम अम्लों के गुण धर्म की बात कर लें तो पहला कौन सा गुण हम पढ़ेंगे, अम्ल का भौतिक गुण। कौन सा, भौतिक गुण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर हम बात कर लें कि अम्ल का जो पहला भौतिक गुण है वो क्या है, तो इसके नाम से ही इसका पहला भौतिक गुण हम लोग कह सकते हैं क्या, कि जो अम्ल है, अम्ल को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड। और एसिड शब्द किस भाषा से लिया गया था, लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया था, तो हम कहेंगे क्या, एसियर से। एसियर का मतलब क्या होता है, सावर। तो सावर को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, खट्टा। क्या बोलते हैं, खट्टा। तो जो पहला भौतिक गुण होगा अम्लों का वो क्या होगा, कि सभी अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं, खट्टे। तो ये पहला फिजिकल प्रॉपर्टी होगी किसकी, एसिड की। क्या, कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, ये खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। अब अगर इनकी हम सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर लें तो सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, कि सभी अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। सभी अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। अब अगर इसके हम तीसरी प्रॉपर्टी की बात कर लें तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, कि जो अम्ल होते हैं इनकी प्रकृति कैसी होती है, ज्वलनशील। कैसी होती है, ज्वलनशील। तो अम्लों की प्रकृति कैसी होती है, ज्वलनशील। तो ये इनके कौन से गुण हो गए, भौतिक गुण। पहला भौतिक गुण क्या होगा अम्ल का, स्वाद के आधार पर सभी अम्ल टेस्ट में कैसे लगते हैं हम लोगों को, खट्टे। इसका मतलब हम कहेंगे क्या, कि सभी अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। तो ये कौन सा गुण होगा, अम्लों का भौतिक गुण। अगर कहा जाए क्या, कि सभी अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते, तो ये भी कौन सा गुण होगा, भौतिक गुण। अगर कहा जाए कि अम्लों की प्रकृति कैसी होती, तो हम क्या कहेंगे, कि अम्ल ज्वलनशील प्रकृति के होते हैं। तो ये कौन सा गुण होगा, भौतिक गुण। तो ये कौन से गुण है, अम्ल के भौतिक गुण। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, अम्ल के रासायनिक गुण के बारे में। किसके बारे में, अम्ल के रासायनिक। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, अम्ल के रासायनिक गुण के बारे में। तो अगर हम रासायनिक गुणों की बात कर लें, किसके, अम्लों के रासायनिक गुण की, तो पहले हेडलाइंस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया। किससे पढ़ेंगे, सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया। ये पहली प्रॉपर्टी होगी, कौन सी, केमिकल प्रॉपर्टी। पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी है एसिड की वो क्या हम लोग पढ़ेंगे, सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा बात कर लें किसके बारे में, सक्रिय धातुओं के बारे में, कि सक्रिय धातुएं किसे कहेंगे। तो आपको पिछली वीडियोज में पढ़ाया गया क्या, धातुओं की सक्रियता श्रेणी। क्या पढ़ाया गया, धातुओं की सक्रियता श्रेणी। तो धातुओं की सक्रियता श्रेणी में ऐसी धातुएं जिनका स्थान हाइड्रोजन से ऊपर होता है, जैसे हम बात कर लें किसकी, लिथियम की, पोटेशियम की, सोडियम की, मैग्नीशियम की, एल्यूमिनियम की, कैल्शियम की। तो अगर इन धातुओं को हम ध्यान से देखें तो इन धातुओं का स्थान क्या है, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है। तो ऐसी धातुएं जिनका स्थान धातुओं की सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होता है उनको हम लोग एक नाम देते हैं क्या, सक्रिय धातुएं। क्या नाम देते हैं, सक्रिय धातुएं। अगर पूछा जाए कि सक्रिय धातुएं किसे कहते हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे, कि ऐसी धातुएं जिनका स्थान धातुओं की सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है उनको हम लोग क्या कहते हैं, सक्रिय धातुएं। जैसे लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, ये सब कैसी धातुएं होंगी, सक्रिय धातुएं। तो क्या होता है, जब अम्लों की अभिक्रिया किससे होती है, सक्रिय धातुओं से। किससे होती है, सक्रिय धातुओं से। जैसे पहला एग्जाम्पल हम देखें कि क्या होता है, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया किससे होती है, सोडियम धातु से। किससे होती है, सोडियम धातु से। तो यहां पर अगर इस HCl को हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, H सिंगल बंध Cl।
क्यों लिखेंगे H सिंगल वन Cl? क्योंकि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, 2, 8 और 7, इसकी अंतिम कक्षा में 4 से क्या है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। और जब अंतिम कोष में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो परमाणु क्या करना पसंद करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना पसंद करता है। हम कहेंगे अब जब ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। जब इसकी वैलेंसी 1 होगी तो इसका मतलब क्लोरीन परमाणु कितने बंध के द्वारा जुड़ेगा, 1 बंध के द्वारा। तो इस HCl का अगर हम लोग फोटो बनाए तो इसको क्या लिख सकते हैं, H सिंगल बॉन्ड Cl। प्लस अगर हम बात कर लें किसकी, सोडियम की, तो इस सोडियम परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2, 8, 1, इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। और ये अपने 1 इस वाले इलेक्ट्रॉन का क्या करना चाहेगा, त्याग। और यहाँ पर बंध विदलन कैसा हम लोग कराएंगे, सम। क्यों, क्योंकि इधर जो अभिकारक है इसमें 2 परमाणु हैं, लेकिन इधर जो अभिकारक है वो क्या है, सिंगल। तो यहाँ पर बंध विदलन कैसा करा दें, सम। तो अब यहाँ पर जब इसके बीच का बंध टूटेगा तो इस क्लोरीन में पुनः कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 7। कितने बचेंगे, 7। इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सोडियम परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग। दोनों के अच्छे सुरताल बन रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये 1 का क्या करना चाह रहा है, त्याग, और इधर एक क्लोरीन क्या करना चाह रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण। और यहाँ पर बचेगा क्या, केवल H। तो ऐसे केस में इसको हम कितने से गुणा कर लेंगे, 2 से। तो इसको भी कितनी बार लिखेंगे, 2 से। तो इसके बीच का बंध तोड़ देंगे, इसमें कितने बचे, 7। अब दोनों क्लोरीन को कितने कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1-1 की। वो सोडियम परमाणु त्याग कितने का करेगा, 1 का। तो ऐसे में 1 इलेक्ट्रॉन की क्या रह जाएगी, कमी। तो सोडियम को भी हम लोग कितने से गुणा कर लेंगे, 2 से। तो Na को भी हम कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। तो ये वाला Na मतलब सोडियम क्या करेगा, इस क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन देगा और बना लेगा क्या, NaCl। दूसरा वाला सोडियम दूसरे क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो फिर क्या बना लेगा, NaCl। और इधर दोनों हाइड्रोजन के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों आपस में 1-1 इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेंगे, साझेदारी, और ये बना लेंगे क्या, H2। क्या बना लेंगे, H2। तो जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया सक्रिय धातुओं में सोडियम धातु से होती है तो क्या प्राप्त होता है, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl। और कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मतलब H2। तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर NaCl के कितने अणु बन रहे हैं, 2। तो इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो गई रिएक्शन हमारी, क्या, 2HCl + 2Na गिव्स आउट 2NaCl + H2। और इसी को देख करके हम कह सकते हैं क्या, कि जब अम्लों की अभिक्रिया सक्रिय धातुओं से होती है तो क्या प्राप्त होता है, लवण। ये NaCl क्या है, लवण है। और कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो जब अम्लों की अपक्रिया किससे होती है, सक्रिय धातुओं से, तो क्या प्राप्त होता है, लवण प्राप्त होता है। और कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। अब इसी रिएक्शन को अगर हम दूसरे तरीके से भी समझना चाहें तो समझ सकते हैं। क्वेश्चन क्या था कि क्या होता है जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की अपक्रिया सक्रिय धातुओं में किस धातु से होती है, सोडियम धातु से। तो जब अम्लों की अपक्रिया सक्रिय धातुओं से होती है तो कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मतलब क्या, H2। अब अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो H के कितने परमाणु हैं, इधर 2, इधर कितने परमाणु है, केवल 1। तो इसको अगर हम संतुलित करें तो इस HCl को हम कितने से गुणा करेंगे, 2 से। तो हम कहेंगे क्या, कि यहाँ से 2H किसके रूप में बाहर हो गए, H2 के रूप में। और बचे यहाँ पर क्या, 2 आइटम्स बचे हैं किसके, Cl के। किसके बचे, क्लोरीन के। और एक क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है और एक सोडियम की भी वैलेंसी कितनी होती है, 1। तो ऐसे में सोडियम को कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 से। तो 2 एकम 2 Cl ये और 2 एकम 2 Na ये दोनों आपस में मिलकर के क्या बना लेंगे, 2 अणु बना लेंगे किसके, NaCl के। किसके बना लेंगे, NaCl के। तो इसको हम इस बेस पर भी समझ सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं सक्रिय धातुओं से अपक्रिया का ही। क्या होता है जब सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब H2SO4, H2SO4 की अपक्रिया किससे होती है, सक्रिय धातुओं में जिंक धातु से। किससे होती है, जिंक धातु से। तो यहाँ पर अगर हम बात कर ले जिंक की तो परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका, 30। कितना होता है, 30। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6, फिर क्या होगा 3s2 3p6। फिर यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 4s में। कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, 2। इसके बाद में क्या आएगा, 3d। तो यहाँ पर हम कोष वाइज जब लिखेंगे तो पहले कोष में क्या आएगा, 1s, दूसरे में क्या आता है 2s 2p, तीसरे में 3s 3p 3d। तो आप टोटल काउंट कर लें तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2
20, बचे कितने इलेक्ट्रॉन 10, और डी कक्षक में मैक्सिमम फिल कितने कर सकते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन ही हम डी कक्षक में भर सकते हैं। तो ऐसे में अगर हम देखें तो इसके पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन 2, इसके दूसरे कोष की अगर हम बात कर लें तो 2 और 6 कितने हो गए 8, इसके तीसरे कोष की अगर बात कर लें तो 2 और 6 8 और 10 कितने हो गए 18, और अगर इसके चौथे कोष की बात कर लें तो कितने इलेक्ट्रॉन है 2। तो अगर इस जिंक परमाणु को हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो इसका जो वाह्यतम कोष है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2, 4 से क्या है कम, तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों का क्या करना चाहेगा जिंक, त्याग करना चाहेगा। क्या करना चाहेगा, त्याग। तो ऐसे में इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, Zn, ये कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के लिए तैयार है 2 इलेक्ट्रॉन का, प्लस H2SO4 में हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं 2, और हाइड्रोजन कैसे जुड़ेगा सिंगल बॉन्ड से, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं H सिंगल बॉन्ड SO4 सिंगल बॉन्ड क्या H। अब इसके बीच का बंध तोड़े बंध विदलन हम लोग कैसा कराएंगे सम, कैसा कराएंगे सम। तो दोनों हाइड्रोजन के पास, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, अब दोनों हाइड्रोजन के पास जब 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये हीलियम के जैसा बनने के लिए क्या करेंगे, आपस में 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेंगे, और जब आपस में 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेंगे तो कौन सी गैस रिलीज होगी H2, H2 का मतलब हाइड्रोजन गैस। अब इस SO4 के पास 2 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई कमी, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको कौन देगा, ये वाला जिंक, क्यों, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करना चाह रहा है त्याग, तो ये जिंक क्या करेगा अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा SO4 को, और इसी SO4 के साथ में मिल करके क्या बना लेगा ZnSO4 मतलब जिंक सल्फेट, क्या बना लेगा जिंक सल्फेट। तो हम कहेंगे क्या कि जब सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया जिंक धातु से होती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, और यहाँ पर प्रोडक्ट में क्या बनेगा ZnSO4 मतलब जिंक सल्फेट, क्या बन जाएगा जिंक सल्फेट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जब अम्लों की अपक्रिया किससे होती है, सक्रिय धातुओं में, सक्रिय धातुओं में जैसे हम यहाँ पर क्या ले लें जिंक, तो कौन सी गैस मुक्त होती है हाइड्रोजन गैस, और प्राप्त क्या होता है लवण, लवण में यहाँ पर क्या बना ZnSO4 मतलब जिंक सल्फेट। अब अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात कर लें या इनके ही सक्रिय धातुओं से अपक्रिया की बात कर लें तो अगली रिएक्शन हम लोग क्या पढ़ेंगे कि क्या होता है जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया किससे होती है सक्रिय धातुओं में, किससे मैग्नीशियम धातु से, किससे होती है मैग्नीशियम मतलब Mg से। तो इस रिएक्शन को अगर हम लोग ऐसे सॉल्व करना चाहें तो इस HCl की अपक्रिया जब सक्रिय धातुओं में मैग्नीशियम धातु से होगी तो पहली बात कौन सी गैस मुक्त होगी, हम कहेंगे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मतलब H2, तो H2 कहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट में। अब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है 2 और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है 1, तो इसको कितने से गुणा कर लेंगे 2 से। अब 2 एकम 2 ये हाइड्रोजन किसके रूप में बाहर हो गए H2 के रूप में, लेकिन 2 एकम 2 यहाँ पर क्या बचे Cl, और Mg कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है 2 का, और क्लोरीन ग्रहण कितने करता है तो हम कहेंगे 1, तो यहाँ पर दोनों क्लोरीन क्या करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन Mg का ग्रहण कर लेंगे और बना लेंगे क्या MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर इसी को हम थोड़ा तोड़ करके समझना चाहें तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, क्या होता है जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl की अपक्रिया किससे होती है मैग्नीशियम धातु मतलब Mg से, तो Mg का परमाणु क्रमांक कितना होता है 12, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2 8 2, इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 2, और ये अपने 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या करना चाह रहा त्याग, क्यों, क्योंकि इसकी आउटर सेल में 4 से क्या है कम इलेक्ट्रॉन, और जब परमाणु के वाह्यतम कोष में 4 से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे कम, तो वो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन का त्याग। तो ऐसे में मैग्नीशियम के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 इलेक्ट्रॉन, जिसका ये क्या करना चाह रहा त्याग, क्या करना चाह रहा त्याग। अब यहाँ पर ग्रहण करने की प्रवृत्ति किसकी होती है क्लोरीन की। अब इसके बीच के बंध तोड़ेंगे, बंध विदलन कैसा कराएंगे सम, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे अब 7, क्लोरीन में मूल अवस्था में होते कितने हैं 7, और इधर से एक साझेदारी थी तब इसमें कितने थे 8, लेकिन इसके बीच का बंध टूटा, बंध विदलन कैसा हुआ सम, तो इसमें अब पुनः कितने इलेक्ट्रॉन बचे 7, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 1 की, और मैग्नीशियम त्याग कितने का करेगा 2 का। तो ऐसे में इस HCl को हम लोग कितने से गुणा कर लेंगे 2 से, तो इसको कितनी बार लिखेंगे 2 बार। अब दोनों क्लोरीन को कितने कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 1 1 की, तो दोनों क्लोरीन मैग्नीशियम के 1 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे और बना लेंगे क्या MgCl2 मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड, और इधर ये दोनों हाइड्रोजन के पास 1 1 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों आपस में क्या करेंगे 1 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेंगे और बना लेंगे क्या H2, क्या बना लेंगे H2। तो क्वेश्चन था क्या कि क्या होता है जब
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया मैग्नीशियम धातु से होती है। तो जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया मैग्नीशियम धातु से होती है तो क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। और कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। तो ये बात चल रही थी किसकी? सक्रिय धातुओं से अपक्रिया की। अगर हम देखें कि क्या होता है जब अम्लों की अपक्रिया सक्रिय धातुओं से होती है, तो हम लोग क्या समझे कि अम्लों की अपक्रिया जब सक्रिय धातुओं से होती है तो कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। और अम्ल सक्रिय धातुओं से अपक्रिया करके ही कौन सी गैस मुक्त करते हैं? हाइड्रोजन गैस। सक्रिय धातुओं का मतलब अम्ल ऐसी धातुओं से जब अपक्रिया करते हैं जिनका स्थान सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से क्या हो? ऊपर, तब वो कौन सी गैस मुक्त करते हैं? हाइड्रोजन। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल में क्या पढ़ा भी, क्या होता है जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया किससे होती है? सोडियम धातु से। तो कौन सी गैस मुक्त होगी? H2। अब इधर हाइड्रोजन के 2 थे तो इसको कितने से गुणा किए थे? 2 से। तो यहाँ से कितने अणु? 2 अणु किसके बाहर हो गए थे? NaCl, मतलब 2NaCl। अब दूसरी रिएक्शन हम लोग क्या पढ़े? H2SO4 प्लस क्या? Zn। गिव्स आउट कौन सी गैस मुक्त हुई? हाइड्रोजन, मतलब H2 और बना क्या? ZnSO4। तो जब अम्लों की अपक्रिया, चाहे कोई भी अम्ल हो, जैसे यहाँ पर हम क्या ले लें? HCl ले लें या फिर क्या ले लें? H2SO4। इनकी अपक्रिया जब सक्रिय धातुओं से होगी तो कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मतलब H2। तो ये पहली केमिकल प्रॉपर्टी है किसकी? अम्लों की। अब अगर हम बात कर लें सेकेंड प्रॉपर्टी में, तो सेकेंड प्रॉपर्टी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? धातु कार्बोनेट से अपक्रिया। किससे पढ़ेंगे? धातु कार्बोनेट से अपक्रिया। किसकी अपक्रिया? अम्लों की। तो जैसे धातु कार्बोनेट में हम क्या ले लें? सोडियम कार्बोनेट, मतलब Na2CO3। और इसकी अपक्रिया किससे करा दें? किसी अम्ल से। जैसे हम किससे करा दें? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो आइए देखते हैं कैसे। तो सेकेंड प्रॉपर्टी में हम किससे अपक्रिया कराएंगे? हम लोग की धातु कार्बोनेट से। तो क्वेश्चन क्या उठता है कि क्या होता है जब अम्लों में जैसे हम क्या ले लें? सोडियम, किसकी बात कर ले? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। तो क्या होता है जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया किससे होती है? धातु कार्बोनेट। धातु कार्बोनेट में जैसे हम क्या ले लें? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो इसको एकदम सिंपल मोड में अगर हम लोग समझना चाहें तो इस HCl को क्या लिखेंगे? HCl प्लस Na2CO3 में अगर हम देखें तो Na, मतलब सोडियम के कितने परमाणु हैं? 2। तो इसको क्या लिख लेंगे? Na। और CO3 को अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? CO2O। ऐसे लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर हम बात कर लें किसकी? सोडियम की। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2, 8 और 1। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? सोडियम त्याग करेगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1। लेकिन इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? प्लस की 1। तो यहाँ पर अगर इस सोडियम की प्रकृति की हम बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करना है? त्याग करना चाहता है। तो ये किसमें टूटेगा? 1 प्लस, ये भी 1 प्लस। तो ऑक्सीजन किसमें? डबल माइनस में। इधर HCl में अगर हम क्लोरीन की बात कर लें तो परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें 2, 8 और 7। ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करना पसंद करेगा? ग्रहण। तो ये क्लोरीन किसमें टूटेगा? माइनस में। क्यों? क्योंकि जब परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या किसमें लिखी जाएगी? माइनस में। तो ये क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पसंद करेगा? 1। तो इसकी वैलेंसी तो 1 होगी, लेकिन इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? माइनस के 1। तो ये किसमें? माइनस के 1 में। तो ये 1 प्लस में। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो इधर माइनस वालों की संख्या कितनी है? 1। इधर प्लस वाले टोटल परमाणु कितने हैं? 2। तो ऐसे में बराबर नहीं है, संतुलित नहीं। तो ऐसे में इसको हम कितने से गुणा कर लें? 2 से। तो इसको 2 बार लिख लेंगे H प्लस Cl माइनस। तो ये 1 Cl माइनस 1 Na से मिले तो ये क्या बना लेगा? NaCl। दूसरा वाला दूसरे से मिले तो फिर क्या बना लेगा? NaCl। तो NaCl के कितने अणु बनेंगे? 2 अणु। और ये दोनों H प्लस वाले किससे जुड़ जाएं? इस वाले ऑक्सीजन से। तो ये क्या बना लेंगे? H2O। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कितने प्लस होगा? 2। और इस ऑक्सीजन पर कितने माइनस है? 2। तो ये दोनों हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन से जुड़े और बना ले क्या?
H2O, बचा यहाँ पर क्या CO2, तो इधर लिख देंगे क्या कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर हम कहें कि क्या होता है जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया किससे होती है, सोडियम कार्बोनेट से, तो जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया सोडियम कार्बोनेट से होती है तो क्या प्राप्त होता है NaCl। NaCl का मतलब सोडियम क्लोराइड के कितने अणु, 2 अणु किसके प्राप्त होंगे, सोडियम क्लोराइड के। और क्या प्राप्त होगा H2O मतलब जल, और क्या प्राप्त होगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या होता है जब अम्लों की अपक्रिया धातु कार्बोनेट से होती है, तो जब अम्लों की अपक्रिया धातु कार्बोनेट से होती है तो लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, लवण प्राप्त होगा, जैसे यहां पर क्या प्राप्त हुआ NaCl सोडियम क्लोराइड, जल H2O प्राप्त हुआ, और क्या प्राप्त हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको ध्यान से समझेंगे कि जब अम्लों की अपक्रिया किससे होगी, धातु कार्बोनेट जैसे सोडियम कार्बोनेट से, तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ NaCl, ये क्या है लवण है, H2O क्या है जल है, CO2 क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर पूछा जाए कि क्या होता है जब अम्लों की अपक्रिया धातु कार्बोनेट से होती है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि जब अम्लों की अपक्रिया धातु कार्बोनेट से होती है तो लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जब अम्लों की अपक्रिया किससे होती है, धातु कार्बोनेट से, तो क्या प्राप्त होता है, लवण प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। अब अगर हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की बात कर लें तो किससे अपक्रिया, क्षार से अपक्रिया। किससे अपक्रिया, क्षार से अपक्रिया, या फिर इसी अपक्रिया को एक हम नाम देते हैं क्या, उदासीनीकरण अपक्रिया। क्या नाम देते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया। तो क्षार में जैसे हम क्या ले लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, या फिर क्या ले लें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। क्षार किसे कहते हैं, जो OH माइनस आयन देते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, क्षार। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है कि क्या होता है जब अम्लों की अपक्रिया किससे होती है, क्षार से। तो आइए देखते हैं प्रॉपर एग्जांपल लेकर के। जैसे हम क्या ले लें कि क्या होता है जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया किससे होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से। तो इस HCl को अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, H सिंगल बॉन्ड Cl प्लस NaOH को लिखना चाहें तो Na सिंगल बॉन्ड क्या लिखेंगे, OH। अब यहाँ पर अगर हम सोडियम की बात करें तो परमाणु क्रमांक 11, 2, 8 और 1, अंतिम कक्षा में 4 से क्या है कम, तो ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग। तो ये इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1, लेकिन इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, त्याग कर रहा है तो किसमें होगी, प्लस में, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, प्लस की 1। अब अगर हम क्लोरीन की बात कर लें तो परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17, 2, 8 और 7। इसकी अंतिम कक्षा में 4 से क्या है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करना पसंद करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पसंद करेगा। तो ऐसे में इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1, लेकिन ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, -1। तो जब इनके बीच के बंध टूटेंगे तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करना पसंद करेगा, त्याग। तो ये किस में टूटेगा, प्लस में, तो OH माइनस में। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पसंद करेगा तो ये माइनस में, तो ये H प्लस में। अब देखते हैं आगे क्या बनेगा यहाँ पर। तो ये Cl क्या है, 1 माइनस वाला, Na क्या है इधर 1 प्लस वाला, ये Cl इससे संपर्क करेगा और बना लेगा क्या, NaCl। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl। और ये H प्लस किससे संपर्क करेगा, OH माइनस से, तो ये क्या बना लेगा, H2O। तो जब अम्लों की अपक्रिया किससे होती है, क्षार से, NaOH क्या है, क्षार। तो जब अम्लों की अपक्रिया क्षार से होती है तो क्या प्राप्त होता है, लवण तथा जल। क्या प्राप्त होता है, लवण तथा जल। अब अगर बात कर लें कि इस अपक्रिया को हम उदासीनीकरण क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि अम्लों का जो लक्षण है H प्लस और जो क्षार का लक्षण है OH माइनस, ये दोनों लोग आपस में मिलकर के क्या बना लेते हैं, H2O मतलब जल। और जल की प्रकृति कैसी होती है, उदासीन। कैसी होती है, उदासीन। इसलिए इस अपक्रिया को एक और नाम देते हैं हम क्या, उदासीनीकरण अपक्रिया। क्या नाम देते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया। तो जब अम्लों की अपक्रिया किससे होती है, क्षार से, तो क्या प्राप्त होता है, लवण तथा जल। क्या प्राप्त होता है, लवण तथा जल। जैसे यहाँ पर NaCl क्या है, लवण, H2O क्या है, जल। अब नेक्स्ट अगर हम रिएक्शन देखें इसी के अंतर्गत, तो नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगी कि क्या होता है जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या फिर हम दूसरा एसिड कोई ले लेते हैं कि क्या होता है जब सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की अपक्रिया किससे होती है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH से।
तो यहाँ पर अगर इस H2SO4 को हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, HSO4 सिंगल बॉन्ड H। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु की वैलेंसी कितनी होती है, एक। ये कितने बंध से जुड़ेगा, एक बॉन्ड से। अब प्लस के OH को अगर हम देखें तो पोटेशियम परमाणु क्रमांक 19, 2, 8, 8 और 1, ये भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग। तो ऐसे में इसकी वैलेंसी कितनी होगी, एक। जब इसकी वैलेंसी एक है पोटेशियम की, तो हम कहेंगे कि पोटेशियम भी कितने बंध के द्वारा जुड़ेगा, एक बंध के द्वारा। तो इसके OH को भी हम लोग क्या लिखेंगे, K सिंगल बॉन्ड OH। अब इसके बीच का बॉन्ड ब्रेक करें तो ये पोटेशियम अपने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, +K। कितनी होगी, +K। मतलब ये किस में टूटेगा, एक प्लस में, तो OH किस में, एक माइनस में। अब इधर इनके दोनों ये बंध तोड़े तो H+ में टूटेगा, तो SO4 डबल माइनस में। अब अगर हम इस रिएक्शन में ध्यान से देखें तो SO4 पर कितने माइनस है, 2 माइनस, और इधर K पर कितने प्लस है, 1। क्या ये बराबर हैं? तो हम कहेंगे कि ये बराबर नहीं है। इन पर 2 माइनस है और इन पर 1 प्लस। तो ऐसे में कब बराबर होंगे, जब इसको हम कितने से गुणा कर लें, 2 से। तो इसको 2 बार लिख लेंगे, K + OH माइनस। अब ये दोनों के प्लस के साथ में अकेला ये SO4 मिल जाएगा और बना लेगा क्या, K2SO4। तो ये बन गया क्या, K2SO4 मतलब पोटेशियम सल्फेट। क्या बन गया, पोटेशियम सल्फेट। और ये H1+ वाला इधर OH1 माइनस वाले से संपर्क करेगा, क्या बना लेगा, H2O। क्या बना लेगा, H2O। दूसरा H1+ वाला दूसरे OH माइनस से संपर्क करेगा, फिर बना लेगा क्या, H2O। तो यहाँ पर H2O के कितने अणु बन जाएंगे, 2 अणु। तो लिखेंगे क्या, 2H2O। तो जब सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से होती है तो पोटेशियम सल्फेट मतलब K2SO4 और H2O मतलब जल प्राप्त होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जब अम्लों की अपक्रिया किससे होती, क्षार से, तो क्या प्राप्त होता, लवण तथा जल। क्या प्राप्त होता, लवण तथा जल। अब नेक्स्ट अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर ले तो वो क्या होगी, धातु ऑक्साइड से अपक्रिया। किससे अपक्रिया, धातु ऑक्साइडों से अपक्रिया। किसकी अपक्रिया, अम्लों की। किसकी, अम्लों की। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि क्या होता है जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल, कोई एक एसिड ले लें, जैसे हम क्या ले लें, क्या होता है जब सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की अपक्रिया किससे होती, क्यूप्रिक ऑक्साइड मतलब CuO से। किससे होती, CuO से। तो यहाँ पर अगर हम इस H2SO4 को लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, H सिंगल बॉन्ड SO4 सिंगल बॉन्ड H। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन कितने बंध से जुड़ेगा, एक। प्लस CuO का अगर हम लोग फोटो बनाना चाहें तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8, 2 और 6। ये एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन क्या करना पसंद करेगा, ग्रहण। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2। तो और इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, तो -2 होगी। क्यों, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करना चाह रहा है, ग्रहण। तो अब अगर इसको हम लोग लिखना चाहें CuO को तो क्या लिखेंगे, Cu डबल बॉन्ड O। वो इसके बीच के बॉन्ड ब्रेक करें तो ऑक्सीजन किस में, डबल माइनस में, तो कॉपर किस में, डबल प्लस में। इधर H वाले ये बॉन्ड ब्रेक करें तो H किस में, प्लस, दूसरा H प्लस, तो SO4 डबल माइनस। अब इसको ध्यान से समझेंगे थोड़ा। ये SO4 क्या है, डबल माइनस वाला, और ये Cu क्या है, डबल प्लस वाला। दोनों के बढ़िया सुरताल बन रहे। ये SO4 संपर्क करेगा किससे, Cu से, और बना लेगा क्या, CuSO4 कॉपर सल्फेट, CuSO4। अब यहाँ पर अगर हम बात कर लें किसकी, H+ की, तो यहाँ पर कितने H+ हैं, एक ये और एक ये। तो ये दोनों H+ किससे संपर्क करेंगे, अकेले ऑक्सीजन से। और एक ऑक्सीजन से जब दोनों H जुड़ेंगे तो ये क्या बना लेंगे, H2O। क्या बना लेंगे, H2O। तो हम कहेंगे क्या कि जब अम्लों की अपक्रिया धातु ऑक्साइडों से होती है तो CuSO4 ये क्या है, लवण। ये क्या है, लवण। तो लवण और जल प्राप्त होता है। जब अम्लों की अपक्रिया धातु ऑक्साइडों से होती है तो लवण तथा जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, लवण और जल। ओके। तो जब अम्लों की अपक्रिया किससे होती है, धातु ऑक्साइडों से, तो प्राप्त क्या होता है, लवण और जल। क्या प्राप्त होता है, लवण और जल। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हम इसके आगे की जो केमिकल प्रॉपर्टी हैं उनके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।